बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ लाई हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। शादी की रात मेरे शौहर को दौरा पड़ गया था और उसने मुझे तलाक दे दी थी। मैं बहुत रोई थी, लेकिन कयामत टूट चुकी थी। जब शौहर वापस होश में आया तो इसी वक्त मेरा हलाला करवाने के लिए कमरे में एक ऐसी चीज़ लाया जिसे देखते ही जान निकल गई, क्योंकि आज की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मैंने इस शख्स को पा लिया था जिसे चाहते हुए ज़माने बीत गए थे। आज हम दोनों शरी बंधन में बन चुके थे। वो मेरा शौहर था और मैं इसकी बीवी। दिल चाहता था कि चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहूँ कि आज मैं मुज़म्मिल की बीवी बन चुकी हूँ। मुज़म्मिल सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। मैं फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी हुई थी। तब ही दिल में ख्याल आया कि मुझे उठकर आईने में अपना चेहरा तो देख लेना चाहिए। आखिर मैं कैसी लग रही हूँ? मुज़म्मिल मुझे देखकर मुझ पर फिदा हो तो जाएगा ना? मैंने जल्दी से आईने में नज़र दौड़ाई थी। मैं बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। सुर्ख रंग मुझ पर बहुत जच रहा था। मैं खुद को देखकर शर्मा गई थी, क्योंकि मेरे कानों में मुज़म्मिल का कहा हुआ जुमला गूंज गया था। वो अक्सर कहा करता था कि शर्मिला, हमारी शादी का दिन कितना खूबसूरत होगा ना, मैं तुम्हें सुर्ख जोड़े में देखूंगा। तुम यकीन ही नहीं कर सकती कि मुझे सुर्ख रंग से कितनी मोहब्बत है। थोड़ी देर बाद मुझे कमरे के बाहर से खटपट की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं समझ गई थी कि मुज़म्मिल आ गया है। मैं जल्दी से बेड पर बैठ गई और अपने मुंह पर घूंघट भी डाल दिया था। मुज़म्मिल कमरे में दाखिल हो गया था। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। मुज़म्मिल मेरे पास आकर लंबे लंबे डंक भरने लगा था। मैं हैरान हुई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं मुंतज़िर सी बैठी थी कि आखिर मुज़म्मिल कब मेरे चेहरे से घूंघट उतारेगा। इसी इंतज़ार में काफ़ी देर हो गई थी, मगर मुज़म्मिल ने मेरा घूंघट नहीं पलटा था। वो सिसकने लगा था। वो सरगोशियों में कह रहा था, अम्मी अम्मी। मैं घबरा गई थी। जल्दी से घूंघट पलट कर देखा, मेरे शौहर का रंग जर्द पड़ चुका था। अब वो थर थर काँप रहा था। इसके चेहरे पर ठंडे ठंडे पसीने आ रहे थे और वो बार बार अपनी वालदा को पुकार रहा था। मैंने मुज़म्मिल को झंझोर डाला था। मैं बोली, क्या बात है मुज़म्मिल, क्या हुआ है? आखिर हुआ क्या है आपको? सब खैरियत तो है ना? तब वो एकदम से मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ था। इसकी आंखों में खून उतर आया था। वो बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ शर्मिला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मुज़म्मिल ने मुझे 3 तलाक़ें दे दी थीं और बेड पर बेजान सा होकर गिर गया था, जबकि मैं हक्का बक्का बैठी रही थी। ये सब क्या था? 5 साल की मोहब्बत के बाद आखिरकार आज हम एक दूसरे के हो गए थे। मुज़म्मिल मेरा हो गया था। इसने कितना इंतज़ार किया था ना इस दिन का। वो कहता था वो दिन मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन होगा, जब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओगी। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया था कि इसने ये भी ना सोचा कि शर्मिला ने मेरी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी थी। मैं साकत सी बैठी हुई थी। मेरे सामने मुज़म्मिल लेटा हुआ था। शायद वो बेहोश हो चुका था। मैंने घड़ी पर नज़र डाली थी। रात का 1 बज चुका था। मैं सोच में पड़ गई कि अब जब मेरा शौहर होश में आएगा और मुझे कहेगा कि मेरे घर से निकल जाओ, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं थर थर काँप रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आंसू बढ़ते ही चले गए थे और मैं फूट फूट कर रोने लगी। शायद मेरे रोने की आवाज़ थी जिसे सुनकर मेरा शौहर एकदम उठ बैठा। वो बड़ी हैरत से मुझे देख रहा था। फिर बोला, क्या बात है शर्मिला, तुम क्यों रो रही हो? मैं चुपचाप रोती ही रही। तो वो बोला, क्या हुआ, मुझे हासिल करके तुम्हें खुशी नहीं हुई? फिर इसने मेरा हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो मैं करंट खाकर पीछे हट गई थी। मैं बोली, मैं अब आप पर हराम हो चुकी हूँ। आपने मुझे तलाक दे दी है। आपने बहुत बुरा किया है मेरे साथ।
मुज़म्मिल कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? अपने हवास में तो हो ना? मैंने कब दी तुम्हें तलाक? यार ये क्या कह रही हो? वो भी सोच में पड़ गया था। शायद इसे भी याद आ गया था कि इसने मेरे साथ कितना बुरा किया है। मुज़म्मिल ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था। इसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मगर तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका हल निकाल लूँगा। शर्मिला, तुम जानती हो ना तलाक के बाद हलाला होता है, हम दोनों हलाला कर लेते हैं। तुम रुको, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहकर मेरा शौहर कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि मैं तो बहुत गहरी सोच में पड़ गई थी कि न जाने अब मेरा शौहर मेरे साथ क्या करने वाला है, न जाने अब वो मुझसे कौन सा इम्तिहान लेगा। तब ही कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसने मेरे सामने एक ऐसी चीज़ कर दी थी जिसे देखकर मैं थर थर काँपने लगी थी। वो बोला, शर्मिला, मैं तुम्हारा हलाला इस चीज़ के साथ करता हूँ। मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारा हलाला हो गया है, कल हम दोबारा निकाह कर लेंगे, तुमने फिक्र नहीं करनी। मेरा शौहर चला गया था जबकि मैं थर थर काँप रही थी। मुझे ज़िंदगी में पहले कभी इतना खौफ नहीं महसूस हुआ था जितना आज हो रहा था। मेरा शौहर बाहर चला गया था जबकि वो चीज़ मेरी आंखों के सामने पड़ी थी। वो मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। तब मैंने बड़ी हिम्मत की। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला लिया था। मैं अपने कमरे की खिड़की से कूदकर बाहर निकल गई थी। मैं नहीं जानती थी मुझे कहाँ जाना है, मगर मुझे जाना पड़ा था इस शख्स से बहुत दूर, जिससे मुझे बहुत मोहब्बत थी। मगर मैं ये सब कुछ कहाँ जानती थी। मैं गांव में पली बड़ी थी। हमारे ख़ानदान का गांव के चंद बहुत आला और असर रसूख वाले ख़ानदानियों में शुमार होता था। ख़ानदान बड़ा था, फिर ख़ानदानी दुश्मनियाँ भी बहुत थीं। पहले पहल तो बहुत ज़्यादा दुश्मनियाँ थीं। सुनने में यह आया था कि हमारे ख़ानदान और रईस ख़ानदान में इस कदर दुश्मनी थी कि इस दुश्मनी का चर्चा बहुत दूर दूर तक गया था। मगर अब वो सारी बातें माजी का हिस्सा बन चुकी थीं। हम बच्चे अब जवान हो चुके थे। हम स्कूल्स और कॉलेज से तालीम याफ्ता इंसान थे। इस बात पर यकीन करते थे कि जियो और जीने दो। ये दुश्मनियाँ तो हमारे नज़दीक वक्त का ज़िया थी। ये सिर्फ मेरी सोच ही नहीं थी, बल्कि मेरे बड़े भाई भी कुछ इसी किस्म की सोच रखते थे। मैंने अक्सर अपने भाइयों के मुंह से सुना था कि रईस ख़ानदान के लोग भी अब बहुत संभल चुके हैं, इनके बच्चे भी पढ़ लिख चुके हैं। वो हमारे रास्ते में आ जाएं तो चुपचाप गुजर जाते हैं, किसी किस्म की बदमाशी वगैरह नहीं करते। मैंने इससे ज़्यादा इन मामलात में कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। मेरे लिए ये ही काफ़ी था कि अब मेरे भाई और वालिद को किसी किस्म की दुश्मनी का सामना नहीं है। खैर, मैंने कॉलेज की तालीम हासिल कर ली तो मैंने अब्बू के सामने शहर जाकर यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने की जिद रख दी। मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इन्होंने ज़िंदगी के हर मामले में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। मेरी शर्त सुनकर कहने लगे, बेटा बस पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब तुम घरदारी सीखो। तुम जानती हो क्या, जब तुम्हारी अम्मी ब्याह कर मेरे घर आई थी तो वो बहुत कम उम्र थी, मगर फिर भी इसने पूरा घर संभाल लिया था। बेटा, जो कोई भी बहू घर लेकर जाता है इसके दिल में यही अरमान होता है कि बहू घर संभाल लेगी। तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारी डिग्रियां चाटनी थोड़ी हैं। अब्बू की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई थीं। न जाने क्यों मेरा दिल दुख गया था। हालांकि बातें तो अब्बू ने सारी ठीक ही की थी। मेरे बड़े भाई भी तब हमारे पास ही मौजूद थे। कहने लगे, अब्बू ये तो नाइंसाफ़ी है, आपने हम दोनों लड़कों को तो तालीम दिलवा दी, फिर बहन को क्यों नहीं दिलवाते? हो जाएगी इसकी शादी भी, आप इतनी फ़िक्र मत करें। मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया था, इसलिए अब्बू भी मान गए थे और यूँ मुझे शहर जाकर तालीम हासिल करने की इजाज़त मिल गई थी। अब्बू ने जाते हुए मुझसे बस इतना कहा था कि बेटी, तुम मेरा नाम, मेरी इज्जत कभी ख़राब मत होने देना। मैंने इस दम इनके साथ पक्का वादा कर लिया था। यूँ मैं शहर में तालीम हासिल करने लगी थी। मैं महीने में 4 दिन के लिए घर जाया करती थी। मैंने अब्बू की बात को पल्लू से बांध रखा था, इसलिए पूरा साल बीत गया था। तब भी मैंने किसी लड़के के साथ कोई दोस्ती नहीं की थी। दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी किसी के साथ सलाम दुआ भी नहीं की थी। मेरी तालीम का दूसरा और आखिरी साल शुरू हो चुका था।
ایک دن میں صبح کے وقت میری آنکھ کھلی، بہت دیر سے کھلی تھی، جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی تھی۔ میں اندھا دھند بھاگتی ہوئی یونیورسٹی کے مین روڈ پر جا رہی تھی۔ مجھے آس پاس کی کچھ خبر نہیں تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے اپنی جانب بلا رہا ہے۔ ایکسکیوز می، سنیں، رکیے ذرا۔ ارے رکیے تو، اور نہ جانے کیا کیا، لیکن مجھے آس پاس کی کچھ پرواہ نہیں تھی۔ تب ہی مجھے گاڑی کی آواز سنائی دی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتا چلا کہ ایک لڑکا مجھے بچاتے بچاتے گاڑی کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ سڑک کو پار کر رہا تھا، اس کے ارد گرد خون ہی خون تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، چیخنے چلانے لگی تھی۔ تب ہی دیگر طالبان نے ایمبولینس کو بلا لیا تھا۔ وہ اس لڑکے کو ہسپتال لے گئے تھے۔ میں اس سارے واقعے سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ سارا دن یونیورسٹی میں مجھ سے کوئی کلاس نہیں لے جا رہی تھی۔ میں سارا دن اس لڑکے کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی۔ اگلے دن وہ لڑکا یونیورسٹی آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور بولی، میں بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سب ہوا۔ وہ میری جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا، کہنے لگا، فکر کی بات نہیں ہے، میں ایسی چھوٹی موٹی چوٹوں کا عادی ہوں۔ آپ کو اس لیے بچا لیا کیونکہ جانتا ہوں آپ پھول سے بھی زیادہ نازک ہیں۔ میں ہنستی تھی، اس نے بات ہی ایسی کی تھی۔ میں بولی، آپ کو یہ پتے کی خبر کس نے دی؟ وہ بولا، ہمارا پورا گاؤں جانتا ہے کہ مالک نذیر کی اکلوتی بیٹی بہت نازک سی ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی تھی۔ میں بولی، کیا تم ہمارے گاؤں سے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں رئیس خاندان کا چشم و چراغ ہوں۔ میں اس کی بات سن کر ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ میں بولی، تم جانتے ہو نا میں تمہارے دشمنوں کی بیٹی ہوں؟ وہ میری بات سن کر دیوانہ وار ہنسنے لگا تھا۔ وہ بولا، اے لڑکی، تم کس زمانے میں رہتی ہو؟ اس دور میں دشمنیاں وغیرہ نہیں چلتی۔ جن لوگوں کا لڑائی جھگڑا تھا، جب وہ نہیں رہے تو لڑائی کیوں کریں؟ تم چھوڑو ان باتوں کو، اپنا خیال رکھو۔ میں اب واپس فلیٹ پر جا کر آرام کروں گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکتی تھی۔ میں بولی، اگر جانا ہی تھا تو آئے کیوں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں نے بچپن میں سنا تھا کہ مالک نذیر کی بیٹی کے گھر ایک زخمی چڑیا آئی تھی جس کی اس نے خوب دیکھ بھال کی تھی، مگر وہ چڑیا مر گئی تھی۔ اس صدمے سے مالک نذیر کی بیٹی پورا ہفتہ بیمار رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ اس نے چڑیا کی صحیح دیکھ بھال نہیں کی تھی، اس لیے چڑیا مر گئی تھی۔ وہ بات مجھے یاد تھی۔ تم نے میرا اتنا خون بہتے ہوئے دیکھا ہے، کہیں اس بات کو دل پر لگا کر بیمار نہ پڑ جاؤ۔ میں یونیورسٹی صرف تمہاری وجہ سے آیا تھا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر وہ کچھ کہے سنے بنا ہی چلا گیا تھا، جبکہ میں ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر وہ 3 دن تک پڑھنے نہیں آیا تھا۔ جب آیا تو ایسا لگا تھا جیسے میرا کوئی بہت پرانا ساتھی مجھ سے ملنے آ گیا ہو، میرا دوست میرے پاس آ گیا ہو۔ میرے دوست کا نام مزمل تھا۔ ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اب ہم دونوں سارا دن باتیں کرتے رہتے تھے۔ یوں ہی 1 سال بیت گیا تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ بس اتنا ہوا تھا کہ سال کے شروع میں جو یہ دوستی تھی، سال کے آخر تک محبت بن چکی تھی۔ یونیورسٹی کے آخری دن میں رو پڑی تھی۔ میں بولی، مزمل، ہماری اس محبت کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، اس کا انجام نکاح ہوگا۔ وہ کہنے لگا، اب ہم دونوں کے خاندان میں کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے یہ نکاح بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ میں نے بہت غلط کیا تھا جو اس کی باتوں پر یقین کیا تھا۔ خیر، جب میں امتحانات سے فارغ ہو کر واپس حویلی لوٹی تھی تو مجھے ہر طرف رونق ہی رونق نظر آئی تھی۔ میرے استقبال کرنے پر بتایا گیا تھا کہ میرے دونوں بھائیوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میں یہ سب سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ خیر، ایک بہت ہی پیارے سے دن میری بہت اچھی سی بھابیاں میرے گھر کی رونق بن کر آ گئی تھیں۔ پھر امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ وہ ابو سے بار بار کہتی تھی کہ میری بیٹی کا بھی کچھ سوچ لیں۔ ابو بھی رضامند ہو چکے تھے، وہ میرے لیے رشتے ڈھونڈنے لگے تھے۔ میں نے جھٹ سے مزمل کو کال کر دی تھی۔ مزمل نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بھی میں تمہارا رشتہ مانگنے آؤں گا تو فوراً ہاں ہو جائے گی، اس لیے میں بہت زیادہ پر امید تھی۔ مزمل کہنے لگا، شرمیلا، ذرا صبر کرو،
मैं बोली, मैं जल्दी में नहीं हूँ, मेरे घर वालों को मेरी शादी की पड़ी है। वो कहने लगा, मैं रिश्ता किस मुंह से मांगने आऊँगा, अभी तो मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरा रिजल्ट आ जाए तो मैं जॉब करने लगूंगा तो रिश्ता मांग लूँगा। मुजम्मिल की बात में वजन था। अब मुझे ही कुछ न कुछ करके अपने घर वालों को टाल कर रखना था। एक दिन अम्मी अबू बैठे मेरी शादी की बात कर रहे थे। मैं इनके पास जाकर बैठ गई। मैं बोली, अबू ये कहाँ का रिवाज है कि दुल्हन अपनी शादी का फंक्शन ही एंजॉय न कर सके। अबू मैं अपने रिजल्ट की फिक्र में हूँ, शादी में क्या खाक मजा करूँगी। अबू मेरी बात सुनकर हंस दिए थे। वो बोले, शर्मिला अभी हम तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देते हैं, फिर शादी बाद में हो जाएगी। मैंने ज़ोर से नफ़ा में सिर हिला दिया था। मैं बोली, पहले मेरा रिजल्ट आएगा फिर कुछ होगा। अबू ने मेरी ये बात मान ली थी। अब रिजल्ट तक मेरा रिश्ता टल गया था। मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। मेरी और मुजम्मिल की मोहब्बत परवान चढ़ती जा रही थी। हम सारा दिन एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें किया करते थे। ये वक्त भी गुजर गया था। हमारा रिजल्ट आ गया था। मैंने बहुत अच्छे नंबरों में इम्तिहान पास किया था, जबकि मुजम्मिल फेल हो गया था। वो बहुत गमज़दा था। मैं भी बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर से घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मैंने मुजम्मिल से कहा कि अब तो मेरा रिश्ता ले आओ। मुजम्मिल मुझसे लड़ने लगा था कि मैं बहुत खुदगर्ज हूँ, मैं इसका एहसास नहीं करती, मेरी तो जान पर बन गई थी, मैं करती तो क्या करती। खैर, अब की बार मेरी शादी की बात हुई तो मैंने खुद को सीढ़ियों से गिरा लिया था। मेरे हाथों की हड्डियों पर फ्रैक्चर हो चुका था। मुझे इस कदर तकलीफ़ थी कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। मेरा दर्द मेरे वालिदैन से देखा नहीं जा रहा था, जबकि मैं ज़मीन पर पड़ी बिलबिला रही थी। मैंने मुजम्मिल से ये बात की तो वो खुश हो गया था। कहने लगा, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। यूँ हम दोनों की मोहब्बत को पूरे 5 साल बीत गए थे। मुजम्मिल मुझे टालता रहा था और मैं इसके इश्क में इस कदर पागल हो गई थी कि इसकी हर बात को सच समझती थी। इन 5 सालों में मैंने अपनी शादी रुकवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। कभी खुद पर मिर्गी का दौरा तारी कर लिया था तो कभी बिस्तर से लग जाती थी। मेरे वालिदैन मेरी फिक्र में सूख कर कांटा बन चुके थे। इधर मुजम्मिल ने मुझसे कह दिया था कि मेरे वालिदैन तुम्हारा रिश्ता मांगने नहीं आएंगे, तुम अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो मेरे पास चली आओ। मैंने इसकी ये भी बात मान ली थी। मैं अपने वालिदैन को रुस्वा करके मुजम्मिल के साथ भाग गई थी। मैंने बहुत गलत किया था, मगर मैं मजबूर हो चुकी थी। जिस दिन मेरी मुजम्मिल के साथ बात नहीं होती थी, ऐसा लगता था कि मेरी सांस बंद हो जाएगी। मैं घबराई सी रहने लगी थी, यहाँ तक कि मेरी भूख प्यास तक उड़ जाती थी। मैं सारी रात सो नहीं पाती थी। इस वजह से मैं मुजम्मिल से नहीं लड़ती थी, वो ही था मुझसे अक्सर नाराज़ हो जाया करता था। मैं रो कर इसे मनाया करती थी। मैंने मुजम्मिल को हासिल करने के लिए 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी थी। जब वो मुझसे नाराज़ हो जाता था तो मैं मुजम्मिल के मान जाने के लिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करती थी। 10-10 रोज़े रखने की मन्नत माना करती थी। तब कहीं जाकर मुजम्मिल का दिल मेरे लिए मोम होता था। अब जब इसने कहा कि घर से भागकर आ जाओ मेरे पास, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मुझे लगा था कि अगर मैंने मुजम्मिल की बात ना मानी तो मैं इसे हमेशा के लिए खो दूँगी। ये सौदा मुझे कबूल नहीं था, इसलिए मैंने मुजम्मिल के साथ घर से भाग जाने का फ़ैसला कर लिया था। मैंने सोचा, मैंने अपने वालिदैन को पहले ही बहुत कम दिए थे। मैंने सोचा कि बस ये आखिरी कम है, इसके बाद मेरी तौबा। खैर, मुझे मुजम्मिल हासिल हो गया था, इससे शादी भी हो गई थी, मगर शादी की रात ही इसने मुझे तलाक दे दी थी। और फिर वो हलाला के लिए एक बेजान गधा मेरे पास लाया था। इसने वो गधा मेरे पास रख दिया था और बोला, इसके साथ हलाला कर लो, मैं सुबह तुमसे दोबारा निकाह कर लूँगा। तब मुझे मुजम्मिल की ज़हनी हालत पर शक हुआ था, इसलिए मैं इसके घर से भाग गई थी। मगर मेरी बदकिस्मती कि इसने मुझे आधे रास्ते से पकड़ लिया था। वो मुझे खींचता हुआ अपने साथ घर ले गया था। आज ज़िंदगी में मुझे पहली बार मुजम्मिल से बहुत खौफ आ रहा था। वो मुझे फूलों से सजे कमरे में ले गया था। ऐसा लगता था जैसे वो जुनून में हो। वो कहने लगा, शर्मिला मुझे सुर्ख रंग से बहुत खौफ आता है, जानती हो क्यों? तुम्हारे बाप की गोली लगी थी मेरी माँ को, वो खून से लथपथ हो गई थी, वो सुर्ख हो चुकी थी।
शर्मिला, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। मैंने तो बस तुमसे अपनी माँ का इंतकाम लेने के लिए ये शादी की थी। मेरी माँ का इंतकाम तो तब पूरा होता जब तुम भी मर जाती, मगर मैंने तुमसे दोहरा इंतकाम लिया है। तुम तो ना जिंदों में हो और ना ही मुर्दों में। तुम्हारा बाप तीतर का शिकार का बहुत शौकीन था, इसे ये पता नहीं चला था कि इसकी गोली तीतर को नहीं मेरी माँ को लगेगी। लेकिन मुझे इल्म था कि मेरा शिकार तुम हो और तुम्हारे बाप की इज्जत है। मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। जाओ, जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ। मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया था ताकि तुम्हें सब कुछ सच बता दूँ। मैं शिद्दत से वहीं खड़ी थी, मुसम्मिल बाहर निकल गया था। मैं लुटी पिटी खड़ी थी। मैंने इस मोहब्बत से रुसवाई के सिवा क्या पाया था? मैंने कितना जुल्म किया था ना खुद पर और अपने वालिदैन पर, जो मैं मोहब्बत की इस झूठी कहानी का किरदार बन गई थी। मैं मुजम्मिल के घर से निकल आई थी, वो इंतकाम में ज़हनी मरीज़ बन चुका था, इसलिए मुझे अपने सुकून के खातिर इस्तेमाल किया था। मैंने क्या पाया था? मेरे दोनों हाथ खाली थे, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपने वालिदैन के घर किस मुंह से जाती? मैंने इनको सिर्फ तकलीफ़ दी थी, इसलिए मैं दारुल ईमान में चली गई थी। मैंने अपनी बाकी की ज़िंदगी यहाँ बसर करने का इरादा कर लिया था। मैं जानती हूँ मुझ जैसी बुरी लड़कियों का यही अंजाम होता है। अब मुझे सारी ज़िंदगी तन्हाई रहना था और फिर इसी हालत में मुझे एक दिन मौत आ जाएगी। मेरी यही कहानी है। मेरी सब लड़कियों से यही गुजारिश है कि कभी ऐसी जगह दिल ना लगाना जहाँ वालिदैन की रुसवाई का खतरा हो, और कभी किसी लड़के के साथ उम्र गुजारने का ख्वाब मत देखना जो तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने की बुनियाद ही तुम्हें घर से भगा कर करना चाहे। ऐसा इंसान जो तुम्हें दूसरों की आंखों में बुरा बना दे, क्या वो तुम्हें इज्जत दे पाएगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं। अपने दिल की बात किसी दोस्त से, किसी हमदर्द से कह देनी चाहिए थी। क्या पता वो अच्छा मशवरा ही दे दे। काश मैंने भी अपनी भाभी से या वालिदा से दिल की बात कर ली होती, तो वो मुझे इतना बड़ा कदम उठाने से रोक लेती।